मीडिया के माध्यम से अवगत करना चाहता हूं कि इस विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहां पर हम लोग सामूहिक रूप से मिलकर काम करेंगे और साथ ही साथ मकसद है उत्तर प्रदेश में हम सब मिलकर सरकार बनाएंगे और जो भाजपा सरकार है, जिस तरीके से अभी पूर्व में संविधान बचाओ भाजपा हटाओ के नाम पर चुनाव लड़कर के केंद्र में भाजपा को बैसाखी पे लाके खड़ा किया गया, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश बचाओ भाजपा हटाओ के नारे के साथ उत्तर प्रदेश को भाजपा मुक्त करने के लिए हम सब एक लोक मोर्चा के रूप में संयुक्त रूप से काम करेंगे और विशेष रूप से जो आज उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है, चारों ओर गुंडाराज है, कहीं स्कूल बेचा जा रहा है, कहीं स्कूल बंद किया जा रहा है, तो कहीं देश बेचने का पाप किया जा रहा है। इन सब को देखते हुए जो विशेष रूप से वंचित समाज है, यानी इस देश के ऐसे बहुतेरे समाज जिनको आज तक सत्ता में किसी ने भी हिस्सेदारी नहीं दी है, इसलिए जो भारतीय संविधान में प्रतिनिधित्व दिए जाने का प्राविधान कभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा था, जिसके बिना पर सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांशीराम जी ने एक स्लोगन दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के रास्ते चलते हुए हम समाज के सभी वंचित उपेक्षित समाज को कोशिश करेंगे सत्ता शासन में हिस्सेदार बनाकर हुक्मरान बनाने का, सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने का, प्रदेशवासियों को अवसर देने का हमारा प्रयास होगा। इसी के साथ ही साथ जो आज यहां पर 9 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक यहां इकट्ठे हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो कॉमन मुद्दे हैं उस पर एक मत होकर के बिना शर्त हम लोग सब एक मोर्चे में इकट्ठे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2027 का चुनाव नज़दीक है और वहीं पर राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखाने के लिए जुटी हुई हैं और वहीं पर हम आपको बता दें कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा भी एक नया मोर्चा बनाया गया, जिस मोर्चे को जहां पर आम जनता को जोड़कर किस तरह से एक सम्मति के साथ में अपने आप को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़ पॉडकास्ट शो। आज हमारे साथ में पॉडकास्ट शो में बातचीत करने के लिए खास मेहमान हैं केवट रामधनी बिंद। उनसे जानेंगे किस तरह से राजनीतिक जगत में हलचल मची हुई है, जहां पर लगातार देश प्रदेश की नीति उत्तर प्रदेश
के ऊपर टिकी हुई है। वहीं पर रणनीति के साथ में कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का शहंशाह, ये देखने वाली बात है। वहीं पर हम सीधे रुख करेंगे और जानेंगे और स्वागत करेंगे रामधनी बेन जी का। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो में। रामधनी जी बेन जी, बताइए, जिस तरह से जो लोक मोर्चा बनाया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, वो क्या है और किस तरीके से, क्योंकि आप स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में कार्य भी कर चुके हो, किस तरह से इस मोर्चे को देखते हैं? जैसे आपने लिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नाम, अभी उन्होंने एक मोर्चा का गठन किया, लेकिन हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में तीसरा कोई मोर्चा है तो वह भागीदारी न्याय मोर्चा है, जो हम लोगों ने, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल जी, जो राष्ट्रीय उद्योग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वीर फूलन देवी की जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद निषाद जी, और मैं केवट रामधनी, भारतीय मानव समाज पार्टी, हम लोग 2 वर्षों से यह मोर्चा बना के चल रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रैलियों के माध्यम से जनता के बीच में हम अपनी बात को रख रहे हैं। रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अभी उन्हें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि मतलब उन्हें एक मोर्चा बनाने की आवश्यकता पड़ी? इससे पहले वो बसपा में थे, बसपा में से जाने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहे। फिर जब वहाँ उनकी अच्छी दाल नहीं गली तो वो समाजवादी पार्टी में रहे, वहाँ MLC भी रहे। लेकिन फिर ऐसी राजनीतिक, बोलते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति कोई समझ नहीं पाता है, तो वो फिर एक, इससे पहले एक और कोई पार्टी थी, एक किसी कोई और पार्टी, हम नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन अब वो अपनी जनता कोई पार्टी में के माध्यम से 9 पार्टियों गठबंधन करके एक लोक मोर्चा का निर्माण किया है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि स्वामी प्रसाद जो मोर्चा बनाया है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे वो मोर्चा उनका बना हुआ है। हाँ, जब वो पहले विधायक थे या मंत्री थे, तब तो उन्हें याद नहीं आया कि शोषित और गरीब वंचित समाज के लोग कहाँ हैं, संविधान खतरे में था, तब ये बात उनको याद नहीं आई। तो आज ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि मोर्चा बना के और अपने आप को खुद CM घोषित कर लिए? ऐसा पहली बार उत्तर प्रदेश में की राजनीति में हो रहा है कि मोर्चा बनाने के बाद अपने आप को स्वयं मुख्यमंत्री घोषित करना। ये तो जनता तय करेगी ना, जनता जिसे चाहेगी उसे मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन सही मायने में भागीदारी न्याय मोर्चा ही जो भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां है वो जनता के बीच में उजागर कर रही है, और उसी के साथ में समाजवादी पार्टी भी सरकार में रही और बसपा के लोग भी सरकार में रहे, उनका भी शासन जनता ने देखा। इसीलिए जनता 3 से 4 बार मतलब बसपा को और समाजवादी पार्टी को नकारने का काम कर रही है। अब 2027 के चुनाव में आम जनता उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को नकार के भागीदारी न्याय मोर्चा की सरकार बनने के लिए बेकाब हैं। तो केवट रामधनी बेन जी, आपसे एक सवाल हमारा ये भी है, जिस तरह से भाजपा की सरकार में मंत्री भी रहे हैं कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य, तो किस तरीके से देखते हैं कि आज यानी कि वो उनको जनता पार्टी या लोक मोर्चा बनाने की आवश्यकता पड़ी, जहाँ पर कहीं ना कहीं संविधान को भी लेकर वो बचाने का आंदोलन छेड़ते हैं और किस तरह से जो आरोप भी लगाते रहते हैं भाजपा पार्टी पर, तो किस तरह से इसे देखते हैं आप? अब देखिए, यह सब जो खेल हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का ही खेल है। अगर कोई आम आदमी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसे जेल हो जाती है या उस पर FIR हो जाती है, मुकदमा होती है। लेकिन अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो भी बयान दिया, उन्होंने अभी तक उनके ऊपर कोई मुकदमा FIR नहीं हुआ, न उनको जेल में डाला गया। तो इससे यह साबित होता है कहीं न कहीं यह स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी के सांठगांठ से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो किस तरह से यानी कि जो यूपी की राजनीति है वो कहीं ना कहीं असमंजसों में रहती है, यहाँ पर कौन मुख्यमंत्री बनेगा या कौन विधायक जीतेगा या कौन किसको टिकट मिल जाएगा, ये किसी को नहीं पता रहता है। लेकिन फिर भी किस तरह से 2027 के चुनाव में देखते हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा या किस तरह के लोग इस बार अहम भूमिका निभाने वाले हैं 2027 के चुनाव? देखिए, 2027 में अभी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कुछ OBC की हमारे नेता गठबंधन के अंदर हैं, लेकिन जो BJP के गठबंधन में है वो सिर्फ अपने परिवारवाद के ही चक्कर में है। और पहले तो मतलब हम जैसे एक नाम लेंगे संजय निषाद जी, डॉक्टर संजय निषाद, वह समाज को जब सरकार में नहीं थे तो गांव-गांव गली-गली और समाज की युवाओं को लेके मतलब आंदोलन करते, हमें आरक्षण चाहिए, हमें अधिकार चाहिए।
आज जब शासन सत्ता में चले गए हैं और डबल इंजन की सरकार है तो वो आरक्षण को भूल गए हैं। सिर्फ अपने बेटा को, अपनी बेटी को और अपने परिवार को बढ़ाने के चक्कर में वो पड़े हुए हैं। उन्हें समाज से और आरक्षण से कोई मतलब नहीं है। और इस तरह के और भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ओबीसी के नेता है, वो भी उन्हें जब वो सरकार में नहीं रहते हैं तो उन्हें गरीबों की चिंता होती है, और सरकार में जब चले जाते हैं तो अपने परिवार की चिंता होती है। तो अब ऐसे ओबीसी नेताओं को 2027 में आम जनता सबक सिखाएगी। और रही बात अभी उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े बड़े नेता, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, लेकिन 2027 के लिए एक अति पिछड़ा समाज जिसमें है बिंद है, केवट है, निषाद है, नाई है, लोहार है, राजभर है, कश्यप है, चौहान है, यहाँ तक छोटे मुसहर समाज के लोग, इनका राजनीति में शासन सत्ता में कोई भागीदारी सुनिश्चित नहीं हुई है। और इन समाज को सभी राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ छलने का काम किया है और अपना उनसे वोट लेते हैं, और वोट लेने के बाद इनका कोई भी कार्य नहीं होता है, ना इनका तक कोई प्रतिनिधि भी नहीं होता है। भले ठीक है, एक किसी बिन को टिकट दे दिए, एक निश्चित टिकट दे के वो पूरे समाज का वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन हमें सिर्फ एक विधायक और सांसद नहीं बनाना है, हमें तो शोषित, गरीब, वंचित का हमें अधिकार चाहिए। जैसे हम मांग कर रहे हैं भागीदारी न्याय मोर्चा, हमें सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। और आरक्षण का जो होता है वर्गीकरण, आरक्षण में 3 खंड किया जाए, जिससे जो अति पिछड़ा समाज में जो लोग हैं, ओबीसी या मान लीजिए जो लोग जिसको अधिकार नहीं मिला है, जो शासन सत्ता में नहीं पहुंच पाए, उन्हें भी वो लाभ मिले। यह हमारी भागीदारी न्याय मोर्चा और भारतीय जनता समाज जो ये जाति जनगणना होने वाली है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, अच्छी बात है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट और आरक्षण का वर्गीकरण हो, उसके बाद ही जाति जनगणना होनी चाहिए। यानी कि जाति जनगणना होनी चाहिए, इसके समर्थन में इसके हम समर्थन में हैं, लेकिन हम इससे पहले हम सामाजिक न्याय समिति आरक्षण का वर्गीकरण हम चाहते हैं। अगर यह नहीं हुआ तो हम इसका जाति जनगणना का विरोध करेंगे, हमारा जो मोर्चा उसका विरोध करेगा। अच्छा, जैसे आपने जो आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व मंत्री जो हैं वो भाजपा की टीम बी बन करके काम कर रहे हैं, और किस तरह से एक देश एक चुनाव को देखते हैं? देखिए, एक देश एक चुनाव यह लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि जब चुनाव यह मतलब एक जो आम जनता एक पर्व के माध्यम से देखती है कि हाँ चुनाव आया है, लोग खुशहाली होती है, और आम जनता को सरकार बदलने का मौका घड़ी घड़ी मिलता है। और यह भारतीय जनता पार्टी यह नहीं चाहती कि मतलब यह सरकार आम जनता के माध्यम, जैसे आज बीजेपी की सरकार है जो झूठ, फरेब, धोखे से हिंदू मुसलमान करा के तमाम षड्यंत्र रंच के वो शासन सत्ता में पहुंच जाती है। लेकिन उसे यह भी विश्वास है कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत देश की जो आवाम है वह कभी भी किसी भी व्यक्ति को जब चाहे अपने वोट के माध्यम से पलट सकती है। और यही भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा था कि अगर हम एक बार चुनाव में आ जाए तो फिर हम लोकतंत्र में चुनाव आयोग में कुछ ऐसा परिवर्तन कर दें ताकि हम ही राज करें और सारी पार्टियां ख़त्म हो जाएं। तो मैं इसे गलत मानता हूं। एक देश एक चुनाव, और देश हित के लिए और आम जनता के लिए यह सुरक्षित नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी इसमें बहुत फॉर्म में चल रहे हैं। अब तो फॉर्म में, क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी का सही मिला हुआ है, हमेशा टीवी चैनलों में हर जगह, और अपने उनके जो बयान होते हैं और उनके बयान से ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वह बीजेपी के कहने पे वह बयान देते हैं, और उन पर कोई केस न मुकदमा होता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए वह बहुजन समाज को वो गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अब स्वामी प्रसाद की जो पहले वह सरकार में थे और तमाम राजनीतिक पार्टियां बदले, बसपा से बीजेपी में गए, बीजेपी से सपा में गए, फिर अपनी एक पार्टी बनाए, तो वह ऐसे दल बदलू नेता को जनता समझ चुकी है। और क्योंकि दल बदलू के नेताओं के ऊपर जनता विश्वास नहीं करती, जनता उसी पे विश्वास करती है जैसा आपका एक विचार। मैं बहन मायावती जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूँ, क्योंकि उनकी एक विचारधारा होती है बसपा की सरकार, वो एक जगह टिकी हो तो टिकी हुई है। उनके एक विचार, एक सिद्धांत सही है। हम तो चाहेंगे कि अगर बसपा की सरकार छोटे छोटे दलों को अगर मिला के काम करना चाहती है तो हमारा जो मोर्चा है हम लोग साथ करेंगे, और फिर से हम लोग 2027 में बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का काम कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपने बताया कि भाजपा किसी भी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जो पूर्व मंत्री, उनके ऊपर उनके बयानों के लेकर के मुकदमा या कोई भी एफआईआर नहीं कराती, अगर करा देती है तो आप ये मान लेंगे कि भाजपा की बी टीम नहीं है? अब देखिए, कराने के बाद उन पर भी ईडी सीआईडी की जांच होनी चाहिए।
हाँ, तो मतलब इक्का दुक्का केस तो भाई दिखाने के लिए भी हो जाता है, छोटा मोटा केस, लेकिन जो सही मायने में बीजेपी अन्य लोगों को टारगेट करती है तो ऐसा करे तो सब समझ में आवे। यानी कि आप चाहते हैं कि उनकी कहीं ना कहीं एसआईटी और अन्य जितनी भी ईडी और सीबीआई जो भी है जांच करा दी जाए, तब आप मानेंगे? जांच देखिए, अब सही क्या है गलत क्या है, अब अगर उन्होंने कोई गलती किया होगा सरकार के अंदर या कोई घोटाला किया होगा तो जरूर जांच कराएगी, अगर नहीं किया होगा तो नहीं कराएगी। लेकिन यह है, सत्य है, जैसे 2022 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी का एक मोर्चा बना, ठीक है, और वही देखिए मोर्चा बनने के कारण मतलब समाजवादी बैकफुट पे गई, बैकफुट पे जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार आसानी से बन गई। और वही फिर से सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी की जो की सोच है, जो उनकी रणनीति है, तो वही फार्मूला 2027 के लिए अब मोहरा बन गए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी मोहरा बन गए। तो ये थे हमारे साथ में केवट रामधनी बिंद, भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वहीं इनसे हमने बात किया जिस तरह से इन्होंने गंभीर आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व मंत्री के ऊपर लगाए हैं कि जो उन्होंने जनता पार्टी या जो मोर्चा उन्होंने बनाया है वह एक धोखा है जनता के साथ में, और कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। जहां पर भाजपा के एजेंडों को लेकर के भी हमने बात किया कि किस तरह से जो जाति जनगणना है या किसी भी तरह का जो 2027 के चुनाव में जो बीजेपी के वादे थे वो किस तरह के थे, और वहीं पर इन्होंने गंभीर आरोप पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर लगाया है कि जिस तरह से वो बयानबाजी करते हैं, भाजपा उनके ऊपर मुकदमा कराए और उनके ऊपर जांच बैठाए ताकि वह इनको जो इनका आरोप है कि भाजपा की बी टीम बन के वह काम कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल हैं उनके अंदर भी विश्वास जागेगा और वो जान पाएंगे कि आखिरकार कौन किसके साथ में है। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़ पॉडकास्ट शो। हम आपको फिर जल्दी मिलेंगे किसी खास मेहमान के साथ, शख्सियत को लाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार।